ओके, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? तरो ताज़ा मस्त या फिर हैरान परेशान बेबस? ऑनलाइन वाले एक बार कंफर्म कर देंगे, आवाज़ वीडियो सब क्लियर है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए शुरू करें। लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, एक बार क्विकली मेरे को बता देंगे सब, क्या है कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट है जो कि एनफोर्सिएबल है बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट एक प्रॉमिस है, वादा, कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन। प्रॉमिस क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये तो अब मतलब अगले जन्म तक नहीं बोलता कोई, पक्का? परफेक्ट। अब बीच में की चीज स्किप करते हैं, अब आते हैं अपन ऑफर, नहीं पहले उसके ऑफर के पहले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी। दूसरा क्या था? फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, वैलिडिटी एनफोर्सेबिलिटी में था एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी, नहीं, फिर काय में था एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी? परफॉर्मेंस में। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी में क्या थे? दो, बायलैटरल एंड यूनिलैटरल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्या थे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड बाय कंडक्ट और एक्शंस, उसको ही क्या बोलते थे अपन? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी and e-contract which are made electronically। वैलिडिटी एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे पहला वैलिड, दूसरा वॉइड, तीसरा वॉइडेबल, चौथा इलीगल एंड पांचवा अनएनफोर्सिएबल। ठीक है, जो लॉ ने बोला है आप नहीं कर सकते ऐसा, वो कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सिएबल नहीं। टेक्निकल बेसिस पे कुछ दिक्कत है, वो अनएनफोर्सिएबल। लॉ ने मना किया है, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, विच इज अगेंस्ट द लॉ। इसके बाद में हम आए थे ऑफर पे। इसमें टाइप्स ऑफ ऑफर थे, कौन से टाइप्स थे? जनरल ऑफर, दूसरा स्पेसिफिक ऑफर, तीसरा क्रॉस ऑफर,
एंड चौथा काउंटर ऑफर एंड लास्ट ओपन कंटिन्यूइंग स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, एलिमेंट्स क्या थे ऑफर के? टू पार्टीज, ऑफरर एंड ऑफरी, और विलिंगनेस टू कम्युनिकेट with a view to obtain assent। एंड चौथा पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, बुक निकालिए लिखने के लिए। Ready? Ready? Your question is name and explain various types of contract on the basis of validity or enforceability। Name and explain various types of contracts on the basis of validity or enforceability। नो एग्जाम्पल नॉट नेसेसरी देवराज अभी के लिए।
डन क्या बाकी है? ऑनलाइन गाइस लिख रहे हैं ना सब? Are we done? परफेक्ट। एक बार क्विकली एक बार सब लोग कंपेयर करेंगे आंसर अपने मॉड्यूल से। क्विकली, एकदम वर्ड टू वर्ड कंपेयर नहीं करना है, जस्ट एक क्विकली। क्या लगता है कैसी है अपनी लैंग्वेज? अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है अभी भी इंप्रूवमेंट के लिए। मैच ऑब्वियसली अभी तो नहीं करेगी किसी की भी, बट एक बात बताइए, पहले अपन जब लिख रहे थे पहले दूसरे तीसरे दिन, उससे क्या थोड़ी बेटर लग रही है आपको लैंग्वेज? आप जो लिख रहे हो आंसर उसमें, हाँ ना? ऑनलाइन गाइज यस, यही चीज होती है प्रैक्टिस से। अभी भी अपन सिर्फ शुरुआत में है, धीरे धीरे पास में जा रहे हैं, अभी तो लॉन्ग वे, देर इज अ लॉन्ग वे टू गो। पर ऐसे ही प्रैक्टिस से अपन परफेक्ट बनेंगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट ओनली, नॉट, मतलब मैं मैन नहीं बोल रहा, मैन वुमेन बहुत, मैन उसमें दोनों आ गए, ठीक है? सो प्रैक्टिस अपन ऐसे ही थोड़ी मैच हो गई, ओके ग्रेट देवराज। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है। होमवर्क आप सबको मालूम ही है क्या है, यही वाला क्वेश्चन एक बार मॉड्यूल से वापस देख के अपन पढ़ के वापस एक बार बिना देखे लिखेंगे, ठीक है? परफेक्ट। चलिए ऑन टू आवर टॉपिक, एक्सेप्टेंस।
एक्सेप्टेंस में 4 एलिमेंट्स कौन से देखे थे अपन ने? पहला ए ऑफर्स, मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, अगेन 2 पर्सन। दूसरा पर्सन क्या सिग्निफाई करता है? अपनी एसेंट और डिसेंट। तीसरा व्हेन एक्सेप्टेड, जब उसने असेंट और डिसेंट उसने कम्युनिकेट कर दिया तो इट इज एक्सेप्टेड, और व्हेन इट इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise. ठीक है, अपन ने ऐसे ऊपर ऑफर देखा था, ठीक है। ऑफर में कुछ एलिमेंट्स थे, राइट, कुछ एसेंशियल्स थे, एलिमेंट्स थे कि वैलिड होने के लिए उसको क्या चीजें जरूरी है। जैसे कि इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, मस्ट बी सर्टन, डेफिनेट, एकदम मतलब डेफिनेट होना चाहिए, वेग अनक्लियर नहीं होना चाहिए, मस्ट बी विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द पार्टी, सामने वाले ने असेंट देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए, सबसे मेन चीज ऑफरी को, कंडीशनल हो सकता है, ऐसी कोई टर्म नहीं डालनी चाहिए जिसके नॉन कंप्लायंस का अपन मतलब एक्सेप्टेंस समझ ले। ऑफर स्पेसिफिक हो सकता है, जनरल हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है। इन्विटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर एंड मियर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। ऐसे ही सिमिलरली एक्सेप्टेंस में भी वी हैव सर्टेन लीगल रूल्स फॉर इट टू बिकम अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, उसके पहले ये पैराग्राफ, रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन, एक फेमस हमारे लॉ के मतलब, ठीक है, नाम आपको इतना ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। ठीक है, कुछ नहीं, वो सिर्फ एक कंपैरिजन, वो अपने हिसाब से उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस इज सेम लाइक गन पाउडर, मतलब बारूद। ठीक है, बारूद से भरा हुआ है कोई ट्रेन है या कोई ऐसा बहुत बड़ी वैगन है बेसिकली। ठीक है, गन पाउडर, एंड दिस इज मैचस्टिक, माचिस। ठीक है, गन पाउडर अपने आप में पोटेंशियल तो है उसमें, मतलब भड़कने का, बट वो कब एक्चुअली आग पकड़ता है, कब एकदम से लाइट अप होता है बारूद? जब उसमें मैच स्टिक लगाए अपन। ठीक है, इंडिविजुअली वो अकेले पड़े पड़े कुछ कर सकता है क्या? नहीं। वैसे ही ऑफर जो है, उन्होंने ऑफर को कंपेयर किया है बारूद से, एंड एक्सेप्टेंस इज द मैच स्टिक। ऑफर अपने आप में सिर्फ एक अकेला सिर्फ ऑफर दे दिया तो वो कोई कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने आप ऐसे ही अकेला पड़ा है। एक्सेप्टेंस जैसे ही उसको मिला वैसे ही देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ ब्लो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, पहले प्रॉमिस, उसके बाद में फिर अपन बाकी एलिमेंट्स उसके हिसाब से। द इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट व्हाट एक्सेप्टेंस ट्रिगर्स कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन। एक बार आपने एक्सेप्ट कर दिया, एक बार माचिस लगा दी गन पाउडर में, राइट, तो वापस उसको पहले इसमें ला सकते क्या? एक बार उसको जला दिया कि बस गया। वैसे ही एक बार आपने एक्सेप्टेंस कर दिया कि बस, फिर आप उसको रिवोक एकदम नहीं कर सकते, मतलब कैंसल नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बन गया। बट देयर इज अ चॉइस टू द पर्सन हु हैड द ट्रेन टू रिमूव इट बिफोर द मैच इज अप्लाइड। बट देयर इज अ चॉइस टू द पर्सन हु हैड द ट्रेन, मतलब ट्रेन जिसके पास में गन पाउडर है, जिसके पास में ऑफर जिसने दिया है, उसके पास में अभी तक पावर है कि जब तक एक्सेप्ट ना हो तब तक मैं ऑफर वापस ले सकता हूं। पर एक बार अगर एक्सेप्ट हो गया तो उसके पास में कोई चारा नहीं है, उसको वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है,
It effect means that offer can be withdrawn just before it is accepted. एक्सेप्ट होने तक ऑफर विड्रॉ किया जा सकता है, बट एक्सेप्ट हो गया तो फिर नहीं. एक्सेप्टेंस कन्वर्ट्स द ऑफर इनटू अ प्रॉमिस एंड देन इट इज टू लेट टू रिवोक इट. एक बार एक्सेप्टेंस आ गया बस. दिस मीन्स एज सुन एज द ट्रेन ऑफ गन पाउडर इज लाइटेड इट वुड एक्सप्लोड. जैसे ही बारूद में माचिस लगाई वो फट जाएगा, वैसे ही एक्सेप्टेंस मिला, काम खत्म. Train of gunpowder in itself is inert, but it's a lighted match which causes the gunpowder to explode. ठीक है. Significance of this is an offer in itself cannot create any legal relationship, but it is the acceptance which creates a legal relation. सिर्फ offer दिया ये कोई legal relationship नहीं बनाता. Accept जैसे ही हुआ वैसे ही acceptance वाला भी और offer देने वाला भी दोनों bind हो जाएंगे. Once an offer is accepted, it becomes a promise. Offer plus acceptance is promise, obviously, and cannot be withdrawn or revoked. An offer remains an offer so long as it is not accepted, but becomes a contract as soon as it accepted. देखो मॉड्यूल में है ना, आपको बहुत जगह पे मतलब इतने बड़े इसमें कॉन्सेप्ट बेसिकली एक है कि जैसे ही एक्सेप्टेंस आया वैसे ही इट्स अ बाइंडिंग थिंग. एक बार ऑफर मतलब ऑफर इंडिविजुअली कुछ नहीं है, एक्सेप्टेंस के साथ में इट्स बाइंडिंग थिंग. उसको ही 4 5 6 7 8 9 लाइन में बार बार एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, तो नोट्स बनाते टाइम पे आप वहां पे एक लाइन में लिख सकते हो, या फिर वो पैराग्राफ को बची हुई जो लाइन है उसको पेंसिल से या पेन से स्क्रैच आउट कर सकते हो. ठीक है, बट ऑब्वियसली पहले टाइम रीड करते टाइम पे भले ही वो 8 बार एक ही सेंटेंस दिया है, देखा आपने जैसा, तो वो बार बार एक दो चीजें बोलते हैं जो कि अपन एक बार तो भी फर्स्ट टाइम पढ़ने में पढ़ लेंगे. ओके Legal rules regarding a valid acceptance. Acceptance can be given only by the person to whom the offer is made. जिसको ऑफर किया गया है सिर्फ वही पर्सन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है. केस देखा था अपन ने ऊपर ऑफर में, बोल्टन वर्सेस जोन्स केस बताया था मैंने आपको, ध्यान में है. एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का बिजनेस खरीद लिया, राइट. वो फिर तीसरे पर्सन ने उनको ऑर्डर दिया गुड्स के लिए, उसको पता नहीं था कि बिजनेस दूसरे ने खरीद लिया, राइट. चलो एक और बार बता देता हूं फट से. मिस्टर ए मिस्टर बी, मिस्टर ए का बिजनेस था, यहाँ पे मिस्टर सी. मिस्टर ए का बिजनेस मिस्टर बी ने खरीद लिया, ठीक है. अब मिस्टर सी ने ऑर्डर दिया गुड्स के लिए मिस्टर ए को कि भैया मेरे को गुड्स भेजो, पर ये बिजनेस तो एक्चुअली बी के पास में चले गया था, तो वो ऑर्डर बी के पास में आया. बी ने बोला अपना पुराना कस्टमर है ए का, अपन ऑर्डर फुलफिल कर देते. अब सी भैया क्या बोले कि बोले नहीं मैं पैसे नहीं दे रहा, इसके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने इसको ए को स्पेसिफिक ऑफर किया था और एक्सेप्टेंस ए ही दे सकता. आपने एक्सेप्ट करके दिया, उसके कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है. ठीक है, अब एक बार वो पैराग्राफ पढ़ लेंगे सब लोग. ठीक है, वो जो केस है वो वही है जो अपन ने अभी डिस्कस किया, फैक्ट्स जो पूरे दिए हुए हैं ना वो वाला. पहला उन्होंने जो बोला है इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, अपन ने ऑफर दो पढ़े थे, एक स्पेसिफिक ऑफर, एक
जनरल ऑफर, पहले जो बोल रहे हो कि स्पेसिफिक ऑफर में जिसको दिया है वही एक्सेप्ट कर सकता है। नीचे की लास्ट जो दो लाइन है, इन केस ऑफ जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर। मतलब वो पपी वाला मिस्टर मल्होत्रा, उनका पपी गुम हो गया था, कुत्ता, तो उन्होंने ओपन ऑफर दिया था, जो भी ढूंढ के लाएगा 10,000 रुपए देंगे। जिसको भी वो ऑफर पता है वो एक्सेप्ट कर सकता है। बट उसमें एक पॉइंट अपन ने कौन सा एक केस देखा था, कौन सा था वो केस, ललमन, गौरी दत्त वर्सेस ललमन, कि उसको ललमन को, उसके नौकर को पता नहीं था कि इन्होंने प्राइस डिक्लेयर किया है। उसने ढूंढ के लाया उसके नेफ्यू को, भांजे को, भतीजे को, जो भी था, फिर बोला कि मेरे को पैसे दो, तो वो पैसे देने के लिए लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट करते टाइम पे उसको पता नहीं था कि ऐसा कोई ऑफर है। ठीक है, सो इन केस ऑफ जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर। जिसको नॉलेज है ऑफर का, कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जनरल ऑफर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सेट ऑफ। देवराज, सेट ऑफ आपने किस इसमें बोल रहे हो? सेट ऑफ, सेट ऑफ इज डेब्ट, मतलब उसमें एक्चुअली क्या था कि मतलब जो जिसने गुड्स परचेज किए ना, जो पर्सन ने, सी ने, उसका ऐसा इंटेंशन था कि भाई मैं इसको पैसे के बदले, मेरी कोई पहले उससे पैसे लेने थे उसको, तो मैं वो सेट ऑफ कर लूंगा इससे गुड्स से। ठीक है, अब उसको बाद में मालूम पड़ा कि अरे ये तो पर्सन है ही नहीं, मेरे को तो दूसरे ने गुड्स भेजा। ठीक है, तो मैं सेट ऑफ कैसे करूं? बोला मैं पैसे नहीं दे रहा। ठीक है, सेट ऑफ मतलब टू मतलब मेरे को आपसे लेना है, समझ लो 10 रुपए। ठीक है, मैंने आपको कोई चीज वापस, मतलब मैंने आपसे लेना है 10 रुपए। ठीक है, अब आपने मेरे को कुछ गुड्स भेजे, तो मैं आपको 10 रुपए देने के बजाय वो सेट ऑफ कर लूंगा। ओके, दूसरा पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक बार पहले वो 4 लाइन पढ़ेंगे सब लोग। सर कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो, एब्सोल्यूट या अनक्वालिफाइड का मतलब कि स्पेसिफिक, मतलब बिना कोई कंडीशन डाले मैं शायद करूंगा, देखता हूं, सोचता हूं, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। पक्का होना चाहिए, हाँ भाई एकदम 100% श्योर इज एब्सोल्यूट। एंड अनक्वालिफाइड मतलब कि विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी कंडीशन। क्वालिफाइड मतलब यहां पर पढ़ा लिखा नहीं होता, क्वालिफाइड इज बेसिकली, क्वालिफिकेशन मतलब कि कोई कंडीशन डाल दी अपन ने। अनक्वालिफाइड मतलब विदाउट एनी कंडीशन और टर्म्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि क्या तू मेरी कार परचेज करेगा 200 रुपीज में। ठीक है, कितने में? 200 रुपीज में मेरी कार परचेज करेगा क्या? बी ने क्या बोला? ठीक है, बी बोला ठीक है मैं परचेज करता हूं, आई एक्सेप्ट इट, बट आई विल पे यू लाइक, पहले अभी पे करूंगा मैं 50 रुपीज, देन 5-6 महीने बाद पे करूंगा 50, देन 6 महीने बाद 50 एंड देन 6 महीने बाद 50 रुपीज। दिस इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, उसने एक्सेप्टेंस दिया बट कोई एक कंडीशन डाल दी। ठीक है, विच इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस।
ठीक है, उसने अपनी तरफ से कोई कंडीशन डाल दी तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, वो बाइंड नहीं कर सकता ए को कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि उसने कोई एक कंडीशन डाल दी थी। Acceptance is valid only when it is absolute and unqualified, and it's also expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted. If the proposal prescribes the manner in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly. एक बार ये केस जो है वो पढ़िए। ठीक है, M offered to sell his land to N for 280 pounds dollars, जो भी डॉलर रुपीस पकड़ो तुम हर एक करेंसी को। N replied purporting to accept the offer but enclosed a check of 80 only. He promised to pay the balance 200 by monthly installment of 50 each. It was held that N could not enforce his contract because it was not a unqualified one. उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, 280 रुपए में मैं खरीद लूंगा, पर मैं ये ले, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं और 80 रुपए भेज रहा हूं तेरे को, अब बचे हुए मैं कैसे दूंगा, 50 50 50 50, ठीक है, पर ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक लाइन थी, इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट मस्ट बी एक्सेप्टेड देन इट मस्ट बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंगली। ये जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है वो कोई कंडीशन नहीं डाल सकता, पर ऊपर ऑफर में अपन ने पढ़ा था कि ऑफर देने वाला कोई एक कंडीशन डाल के दे सकता है ऑफर। ठीक है, याद है अपन ने ऊपर देखा था ना कि इट कैन बी, देयर कैन बी कंडीशनल ऑफर, कि भाई तुम ऐसा करो ऐसा करो। ठीक है, तो वही वो लाइन है कि प्रपोजल में अगर दिया हुआ है कि भाई ऐसे पे करो, प्रपोजल में अगर स्पेसिफिक लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल कि आपने मेरे को 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना, तो एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी इन दैट मैनर। उसने जैसा ऑफर किया है वैसा ही हो सकता है, मतलब ऑफरर के पास में वो पावर है वो कंडीशन डालने की, पर एक्सेप्ट करने के वाले के पास में नहीं है। ठीक है, क्लियर। एक और एग्जांपल, केस लॉ। A offers to sell his house to B for 30 lakhs. B replied, I can pay 24 for it. The offer of A is rejected by B as the acceptance is not unqualified. B, however, changes his mind and is prepared to pay 30 lakh. This is also treated as counter offer. पहले A ने बोला 30 लाख में खरीदेगा क्या, B ने बोला नहीं मैं 24 लाख में खरीदूंगा, तो फिर यहां पर क्या हुआ, काउंटर ऑफर चला गया। ठीक है, काउंटर ऑफर। अब अगर उसका माइंड चेंज भी हो जाता है बी का कि अरे भाई जान दे अच्छी डील थी, मैं 30 लाख में अब खरीदने को तैयार हूं, तो ए के पास में ऑप्शन है कि वो रिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, अपन ने वो देखा था ऊपर के एग्जांपल में, कचरा सेठ शाम आया था बाद में। ठीक है, शाम आके बोला 40,000 के जूते, कचरा सेठ क्या बोले थे, ठीक है 4,000 में मैं ले लेता हूं। पर ऐसे केस में राजू के पास में ऑप्शन है, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो ना करे। ठीक है, ये एग्जाम्पल 51। ए इंक्वायर्स फ्रॉम बी, विल यू परचेज माई कार फॉर 2 लाख। ए ने बोला बी को मेरी कार खरीदोगे क्या 2 लाख रुपए में। इफ बी रिप्लाइज, आई शैल परचेज योर कार फॉर 2 lakhs इफ यू बाय माई मोटरसाइकिल फॉर 50,000। Here B cannot be considered to have accepted the proposal. If on other hand B agrees to purchase as per his proposal, subject to availability of valid certificate,
then the acceptance is in place though the offer contained no mention of RC book. This is because expecting a valid title is not a condition, therefore acceptance is unconditional. देखो कुछ नहीं समझा सर, सब समझाते हैं. पहले केस में अभी तक ए ने बी को जो ऑफर दिया था उसमें बी बोला कि मैं ऐसे 50-50 रुपए देके ये करूंगा, वो कंडीशन 50-50-50-50 वाली वो कंडीशन वैलिड नहीं थी, वो कंडीशन वैलिड नहीं थी, इसलिए एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं था. अब लेकिन कोई ऑफर में ऐसा है, ए ने बोला भाई तू मेरी कार खरीदेगा क्या, ठीक है, बी ने बोला ठीक है मैं तेरी कार खरीदूंगा सब्जेक्ट टू कि तेरे पास वैलिड उसका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हो. ठीक है, अब वैलिड रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट होना ये तो रीजनेबल मतलब ये है ना एक्सपेक्टेशन. ऑब्वियसली कोई चोरी की कार तो कोई खरीदेगा नहीं. ठीक है, तो अगर कोई एक्सेप्टेंस में रीजनेबल कंडीशन होती है कि भाई ये तो ठीक है कोई भी खरीदेगा तो ये एक्सपेक्ट करेगा ही, ऐसी कोई रीजनेबल कंडीशन होती है तो उसको वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाता है. यहां पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहां पर इसने कंडीशन डाल दी ये क्वालिफाइड हो गया, ऐसा नहीं होगा. फॉर रीजनेबल कंडीशन. अब ये रीजनेबल कंडीशन क्या हो सकती है ये डिपेंड करेगा केस टू केस. ठीक है, जो अब कार की केस में देखें तो ये बहुत ऑब्वियस है. ठीक है, कि अगर सामने वाला कोई परचेज के लिए हाँ बोलेगा तो वो तभी बोलेगा जब कि तुम्हारी गाड़ी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, तुम्हारे पास नहीं है तो कैसे खरीदेगा. तो ये एक्सपेक्ट करना, ये कंडीशन डालना इट्स कंप्लीटली फाइन. ठीक है, पर अगर उससे हटके कोई आप दूसरी नई कंडीशंस डाल देते हो तो वो वैलिड नहीं है. क्या देखा अपन ने पॉइंट कि एक्सेप्टेंस जो है अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट होना चाहिए या फिर विदाउट कंडीशन. ये बेसिक रूल है कि कोई भी कंडीशन के साथ में अगर तुमने एक्सेप्टेंस दिया तो वो वैलिड नहीं है. पर अगर तुम जो कंडीशन बोल रहे हो वो रीजनेबल है, वो रीजनेबली हर कोई एक्सपेक्ट कर सकता है, तो इस केस में वो कंडीशनल चलेगा. ठीक है, पहला ये रूल. बट सेकेंड केस की वैलिड और रीजनेबल एक्सपेक्टेशन और कंडीशन इज फाइन, उस केस में उसको क्वालिफाइड या नॉट एब्सोल्यूट ऐसा नहीं बोला जा सकता. ठीक है, क्लियर, थोड़ा थोड़ा कुछ समझा. स्क्रीन हैंग हो गया. अभी आपको यहां पर दिख रहा है ये मॉड्यूल दिख रहा है अभी. ओके, ठीक. अब वो एग्जाम्पल एक और बार वापस से पढ़ेंगे. ए ने बी को पूछा था कि आप मेरी कार खरीदोगे क्या 2 लाख के लिए. इफ बी रिप्लाइज आई विल परचेज योर कार इफ यू बाय माई मोटरसाइकिल फॉर 50,000. ठीक है, अब ये जो पहला केस था इसमें उसने क्या बोला था कि भाई मैं तेरी कार खरीदूंगा अगर तू मेरी मोटरसाइकिल भी खरीदेगा तो. ठीक है, मैं तेरी कार खरीदूंगा अगर तू मेरी मोटरसाइकिल खरीदेगा तो. ये कंडीशन उसने कोई एक्स्ट्रा डाली है बाहर से, तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है. पर दूसरे केस में उसने क्या बोला, पहला एग्जाम्पल यहां तक हो गया, उसी एग्जाम्पल में दूसरा केस दिया है. इफ ऑन अदर हैंड बी अग्रीज टू परचेज अ कार सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. दूसरे केस में वो बोलता है ठीक है मैं खरीदने के लिए तैयार हूं अगर तेरे पास डॉक्यूमेंट्स वैलिड है तो. इस केस में वो कोई कंडीशन नहीं डाला उसने, इट्स अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, रीजनेबल थिंग एक्सपेक्ट करना. ठीक है, इस केस में एक्सेप्टेंस इज वैलिड.
इज अनकंडीशनल। ठीक है, पक्का, क्लियर, ऑल गुड। आरसी बुक मतलब क्या होता है कि बेसिकली अपनी गाड़ी रहती है ना, कोई भी कार बोलो, टू व्हीलर बोलो, तो उसके साथ में एक ऐसा समझ लो उसका रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट पूरा, बेसिकली उसका ओनरशिप का सब चीजें होती है, उसको आरसी बुक बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें और भी चीजें रहती है, अपन टेक्निकल में नहीं, आप सिर्फ ऐसा समझो कि उसका गाड़ी का ओनरशिप का डॉक्यूमेंट एक है वो। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑब्वियसली कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा सामने वाले को? ठीक है, किसको? ऑफर देने वाले को, ऑफरर को। अगर अपन कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा उसको? टू कंक्लूड a contract between parties, acceptance must be communicated. Acceptance must be communicated in some perceptible form. Perceptible मतलब evident, valid मतलब दिखता हुआ, obvious कि मतलब evident मतलब अब कैसे बोलूँ तुमको कि हाँ इसने दिया है, ऐसा दिखना चाहिए, दिख के आना चाहिए कि भाई इसने acceptance दिया है। ठीक है, any conditional acceptance or acceptance with varying or too deviant conditions is no acceptance. अपन ने ऊपर ही देखा, कोई भी अनरीजनेबल कंडीशन के साथ में कोई एक्सेप्टेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। Such conditional acceptance is a counter proposal and has to be accepted by the proposer if the original proposer has to materialize into a contract. अगर अपन ने कोई कंडीशन के साथ में दिया तो वो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, वो क्या हुआ? काउंटर ऑफर हो सकता है। ठीक है, मैं 4000 में खरीदूंगा, मैं 400 रुपए में खरीदूंगा, उसके अगेंस्ट ऐसा हो सकता है। फर्दर, when a proposal is accepted, the offeree must have the knowledge of the offer made to him. Further, when a proposal is accepted, the offeree must have the knowledge of the offer made to him. If he does not have the knowledge, there can be no acceptance. लालमन और गौरी दत्त में वो जो नौकर था उसको क्या नॉलेज था? क्या ऑफर का? नहीं था। उसने एक्सेप्ट करके भले ही ले आया होगा पर उसको ऑफर ही नहीं पता था, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। ऊपर की चीज वो वापस बस बता रहे हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट रिलेट स्पेसिफिकली टू द ऑफर मेड। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट तो करना जरूरी है, पर एक्सेप्टेंस शुड बी इन रिस्पॉन्स टू द ऑफर। ऑफर दिया था, उसके अगेंस्ट अपन ने कम्युनिकेट किया एक्सेप्टेंस, दैट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। देन ओनली इट कैन मटेरियलाइज इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक बार वापस से वो पैराग्राफ पढ़ेंगे सब लोग। ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन का एक छोटा सा उन्होंने केस लॉ दिया हुआ है, जिसमें क्या हुआ था, एक मिस्टर बी था जिसका कोयला सप्लाई करने का बिजनेस था। ठीक है, वो कोयला बेचता था। उसने है ना ट्रेन वालों के साथ में, रेलवेज वालों के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ऑफर दिया कि क्या आप मेरा कोयला ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करोगे। ये पटरी है,
ठीक है, ट्रेन से आप मेरा कोयला ट्रांसपोर्ट करोगे क्या? यहां पे ट्रेन वाले जो मैनेजर था यहां पर, ठीक है, उसने क्या किया, इसने एक्चुअली मतलब जैसा देखो रियल वर्ल्ड में कैसा होता है कि अगर कोई भी ऑफर भी देते हैं तो वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट वगैरह रहता है बड़े बड़े चीज़ों के लिए। तो इसने वो डॉक्यूमेंट भेजा था एक लिख के कि भाई आप मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैंने ऑफर दे रहा हूं आपको कि आप मेरा कोयला जो है वो ट्रांसपोर्ट करोगे क्या इतने रुपए में। मैनेजर ने वो कॉन्ट्रैक्ट देखा, वो ऑफर देखा, तो उसने बोला ठीक है, उसने एक अप्रूव्ड नाम का सिक्का लगा दिया उस पर, और फिर उसने एक अपने ड्रॉवर में रख दिया, ठीक है, कि भाई मैं एक काम करता हूं, अभी एक्सेप्ट कर लिया तो मैं अपने लॉयर को भेज दूंगा ये, मैनेजर बोला, और उससे कॉन्ट्रैक्ट बनवा के फिर बी को बोल देते। अब वो जो डॉक्यूमेंट था वो एक्चुअली उसके ड्रॉवर में पड़ा रह गया, ध्यान में ही नहीं आया, ठीक है। अब इस केस में मैनेजर आगे चल के बी से डिमांड नहीं कर सकता कि भाई मैंने तुम्हारा गोल्ड सप्लाई किया, तुम मुझे पैसे दो। क्यों? क्योंकि यहां पर मैनेजर ने कम्युनिकेट ही नहीं किया अपना एक्सेप्टेंस, ठीक है, मैनेजर ने बी को कम्युनिकेट ही नहीं किया एक्सेप्टेंस, और बी भी ये नहीं बोल सकता कि तुमने कुछ भेजा ही नहीं, तुम मेरा तो सप्लाई करो ही नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि कोई उसमें वैलिड एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, इसलिए कोई वैलिड एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, एंड देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर? वही वो फैक्ट और केस दिया हुआ उन्होंने। वेयर एन ऑफर मेड, दूसरा पॉइंट, वेयर एन ऑफर मेड बाय द इंटेंडेड ऑफरी without the knowledge that an offer has been made to him cannot be deemed to an acceptance thereto। ये पॉइंट कुछ नहीं, ये पॉइंट सिर्फ ये बोल रहा, ऊपर अपन ने जो देखा था क्रॉस ऑफर, बस वो क्रॉस ऑफर को वापस उन्होंने बोला है कि एक ऑफर के अगेंस्ट मैंने दूसरा ऑफर दे दिया तो इट कैनॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। ठीक है, उसने व्हाट्सएप से भेजा तू मेरे कार खरीदेगा क्या 2000 रुपये में, मैंने ईमेल किया कि क्या तू मेरी कार बेचे, क्या तू तेरी कार बेचेगा क्या 2000 रुपये में। ठीक है, दोनों के प्राइस सेम है, सब सेम है, पर देर इज नो एक्सेप्टेंस। अभी तक दोनों ने क्या दिया एक दूसरे को, सिर्फ क्रॉस ऑफर दिया। ठीक है एंड एक और पॉइंट ये कि अ mere वेरिएशन इन द लैंग्वेज नॉट इन्वॉल्विंग एनी डिफरेंस इन द सब्सटेंस वुड नॉट मेक एन एक्सेप्टेंस इनइफेक्टिव। मतलब कोई एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना हुआ था, कोई ऑफर का डॉक्यूमेंट था, उसमें सिर्फ थोड़ी लैंग्वेज का कोई चेंज किया, जैसा जो लिखा हुआ था सेंटेंस थोड़ा इधर उधर, बस लैंग्वेज का थोड़ा बहुत चेंज हुआ, कोई उसका जो एक्चुअल पर्पस था, ऑफर था, कोई प्राइस या कुछ जो मेन सब्सटेंस था, सब्सटेंस मतलब जो उसका मेन मतलब पर्पस है, मेन वो कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर का जो भी ये है कि मतलब ऐसा करना है, इतने प्राइस पे करना है, ये करना है, उसकी कोई मेन कंडीशंस टर्म्स कुछ चेंज नहीं की, सिर्फ वो उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज की। इस केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने एक्सेप्टेंस चेंज कर दिया या एक्सेप्टेंस क्वालिफाई कर दिया, उस केस में एक्सेप्टेंस वैलिड है। मियर चेंज इन लैंग्वेज या ऐसा कुछ थोड़े से चेंजेस जो कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरे नहीं बदलता, ऑफर को पूरे नहीं बदलता, दैट इज स्टिल वैलिड। ठीक है, ए प्रपोज्ड बी टू मैरी हिम, ए ने बी को बोला कि तुम मुझसे शादी करोगी क्या। बी ने क्या किया, हाँ बोला, पर हाँ किसको बोला, ए को नहीं बोला, ए की बहन को बोला, भाई ठीक है मैं तेरे भाई से शादी करने के लिए तैयार हूं। बट his sister did not inform A about the acceptance of proposal. There is no contract as acceptance was not communicated to A. नहीं हो पाई बेचारों की शादी। क्यों? क्योंकि उसने स्पेसिफिक जिस पर्सन ने ऑफर दिया था उसको कम्युनिकेट नहीं किया था अपना एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक बार क्विकली अपन ने अभी तक जो पढ़ा ना वो एक बार रिव्यू कर लो, थोड़ा थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग लग सकता है, एक बार रिव्यू कर लो शुरुआत से। कहीं भी कोई भी छोटा मोटा बड़ा डाउट है, फील फ्री टू आस्क।
कौन सा वाला? मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड, क्या क्या बोलो बोलो क्या? अच्छा, ठीक है, यहां तक कोई डाउट? पक्का? acceptance must be in the prescribed mode. Where the mode of acceptance is prescribed in the proposal, it must be accepted in that manner. But if the proposer does not insist on proposal being accepted in a manner prescribed, after it has been accepted otherwise, that is not in the prescribed manner, the proposer is presumed to have consented to the acceptance. मतलब ए ने बी को एक ऑफर दिया, ऑफर में कुछ लिखा था, ऑफर में क्या लिखा था कि विल यू परचेज माय बिल्डिंग फॉर 10 लाख रुपीज, ठीक है, विल यू परचेज माय बिल्डिंग फॉर 10 लाख रुपीज। उसने क्या किया, ये पोस्ट से भेजा, पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, पता है सब, वो भेजा, ठीक है। अब उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि मेरे को एक्सेप्टेंस तुम पोस्ट से भेजो, वापस कैसे भेजो, क्या भेजो। तो बी ने क्या किया, भाई ने उसको फोन किया, फोन करके बोला ठीक है, ओके, एक्सेप्टेड, मैं तेरी बिल्डिंग खरीदने के लिए तैयार हूं, तुम्हारा पोस्ट मिला, मैंने टर्म्स देखी, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। कम्युनिकेशन हो गया है, जैसा होना था सब हो गया, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब दूसरे केस में ए ने जो पोस्ट भेजा ना, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि तुम्हारा जो भी जवाब है वापस मेरे को पोस्ट से भेजो, ठीक है। अब उस केस में बी ने ए को अगर फोन करके बोला कि भाई ठीक है मेरे को एक्सेप्टेड है, उस केस में इट विल नॉट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि ऑफर में स्पेसिफिक बोला था कि एक्सेप्टेंस कैसे दोगे आप, पोस्ट से दोगे, ठीक है। वही अगर ये बोलता था, ईमेल भेजता था और ईमेल पे बोलता था कि मेरे को ईमेल पे रिप्लाई दो अगले 3 दिन में, ठीक है, अगर वो उसने ईमेल पे नहीं व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया या पोस्ट से रिप्लाई किया या फोन किया, तो वो वैलिड नहीं है एक्सेप्टेंस, ठीक है। यहां तक क्लियर? पर अब इसमें बस एक कंडीशन ऐसी है कि इसने बोला था कि मेरे को पोस्ट से भेजो तुम रिप्लाई, ए ने बोला था, बी ने उसको फोन कर दिया, फोन कॉल कर दिया कि भाई मेरे को एक्सेप्टेड है, पर ए ने नहीं किया, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया ना। ए ने बोला ठीक है तेरा एक्सेप्टेंस आ गया, ठीक है डन। ए ने उसको बी को ये बोला ही नहीं कि अरे भाई मैंने तेरे को बोला था पोस्ट से भेजा, कि पोस्ट से भेजना तेरा एक्सेप्टेंस, तूने मेरे को पोस्ट से नहीं भेजा, ऐसा उसने कोई ऑब्जेक्शन लिया ही नहीं। उसने अगर ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड रहेगा, भले ही इसने बोला था कि पोस्ट से भेजना, ठीक है। पर अगर ये ऑब्जेक्शन ले लेता था तो फिर ऑब्वियसली ये वाला
वैलिड नहीं रहता था। ठीक है, वापस ए ने बी को बोला था कि भाई तू मेरी बिल्डिंग खरीदेगा क्या 10 लाख रुपए में, मेरे को जवाब दे। कोई ऐसा मोड बोला नहीं था कैसे जवाब दे। उस केस में बी ओपन है, कैसे भी, फोन से बोलो, पोस्ट से बोलो, कैसे भी बोलो। ठीक है, दूसरा केस में ए ने बी को बोला था कि भाई 10 लाख की बिल्डिंग, पर तू मेरे को पोस्ट से जवाब दे। ठीक है, और बी ने काय से जवाब दिया, फोन से। पर ए ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया, ए ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मैंने तो तेरे को पोस्ट से बोला था, तूने फोन से बोला, एक्सेप्टेड, बरोबर नहीं है ये, ऐसा कुछ नहीं बोला ए ने। स्टिल इस केस में स्टिल वैलिड, ऊपर भी वैलिड। तीसरा केस कि ए ने बोला था पोस्ट से मेरे को तू जवाब भेज बी को, बी ने फोन किया और ए ने उसको बोला कि नहीं भाई फोन पे वैलिड नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मैंने देखो जवाब जैसा मांगा है वैसा देना पड़ेगा। उस केस में ये एक्सेप्टेंस नॉट वैलिड। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर। एग्जाम्पल, if the offerer prescribes acceptance through messenger and offeree sends acceptance by email, then there is no acceptance of the offer if the offerer informs the offeree that the acceptance is not according to the mode prescribed. If the offerer informs offeree, अगर उसने ऑफरी को बोला कि एक्सेप्टेंस जैसा मैं चाहता था पोस्ट से वैसा तूने नहीं दिया, तो उस केस में वो वैलिड नहीं रहेगा। बट इफ द ऑफरर फेल्स टू डू सो, अगर ए ने बोला ही नहीं बी को कि भाई तूने गलत मोड से दिया, तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड मतलब इट विल बी माना जाएगा कि ही हैज एक्सेप्टेड द एक्सेप्टेंस एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विल अराइज। उस केस में मान लिया जाएगा कि उसका एक्सेप्टेंस बरोबर है और कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वैलिड। ठीक है, एक बार वो पूरा पॉइंट वापस पढ़ लेंगे विथ एग्जांपल सब लोग। ठीक है, अपन ने 4 पॉइंट देखे। पहला, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, ओनली टू हुम द ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है ऑफर। ठीक है, जनरल ऑफर के केस में जिसके पास में भी वो ऑफर का नॉलेज है, जिसको भी ऑफर पता है, वो एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मतलब विदाउट एनी कंडीशन। ऑफर देने वाले के पास में पावर है कि वो कुछ कंडीशन डाल सकता है, ठीक है, बट एक्सेप्ट करने वाले के पास में वो ऑफर पावर नहीं है कि वो कोई कंडीशन डाले। पर कंडीशन अगर रीजनेबल रही, नॉर्मल एक्सपेक्टेड जैसा रहती है कि इसमें तो कोई भी एक्सपेक्ट करेगा ये कंडीशन, वो कंडीशन रही तो इट इज वैलिड एक्सेप्टेंस। तीसरा, एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए प्रॉपरली, देयर मस्ट बी प्रॉपर कम्युनिकेशन।
अगर मैंने ऑफर एक्सेप्ट किया विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस है क्या? नहीं है। एग्जाम्पल क्या था इसमें? गौरी दत्त वर्सेस ललमन, राइट? उसके पास में उसको पता ही नहीं था कि ओपन ऑफर है ऐसा कोई, सॉरी जनरल ऑफर है ऐसा कोई, ठीक है? तो देयर इज नो वैलिड एक्सेप्टेंस। लैंग्वेज में थोड़ी सी चेंज कर दिया बस, विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंस और मेन चीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द ऑफर, वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाता, इट्स स्टिल अ वैलिड। और लास्ट, एक्सेप्टेंस जैसे मांगा गया है वैसा होना चाहिए। अगर कोई मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक इसमें मांगा नहीं गया है तो कैसे भी चलेगा, बट अगर बोला है कि मेरे को पोस्ट से ही दो या ईमेल से ही दो या व्हाट्सएप से ही दो तो उसी मोड से होना चाहिए। बट अगर तुम सामने वाले ने दूसरे मोड से भेजा तो ऑफरर को क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि अरे नहीं भाई तूने वो मोड से नहीं भेजा। अगर उसने ऐसा नहीं बोला तो वो वैलिड रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। ज्यादा हो रहा, थोड़ा दिमाग में जा रहा है? जा रहा है ना? ऑनलाइन गाइस कोई डाउट? आंसर तो मिलेगा ही, वही तो है, बट दैट्स व्हाट लॉ इज। क्या होता है अब बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर अपन देखो तो एक डेडिकेटेड ईमेल्स रहते हैं, राइट? वो ईमेल के थ्रू ही पूरा एक लिंक्ड रहता है कि ईमेल पे एक्सेप्टेंस आ गया कि वहाँ से आगे होगा, फिर वहाँ से आगे प्रोसेस होगी। अब मैंने आपको कोई ऑफर दिया ईमेल पे, आपने मेरे को भेजा वो उसका ऑफर सॉरी एक्सेप्टेंस व्हाट्सएप पे, तो वो कंपनी के डेटाबेस से ही बाहर हो गया ना, मिला ही नहीं कंपनी में। अब कंपनी में अब जब बड़ी बड़ी कंपनीज रहती तो उसमें कोई 2 पर्सन के बीच में सिर्फ डीलिंग नहीं रहती ना, पूरी कंपनी है, राइट? तो उसमें पूरा डेटाबेस रहता है, ऐसे केसेस हो सकते हैं, इसलिए वो कंडीशंस ऐसी डाली गई है, सोच के सब चीज़ें। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं थोड़ा अपने को मतलब बेसिकली देखो लॉ ये क्या है, लॉजिक्स है। लॉ क्या मैंने बोला था, थोड़े लॉजिक्स है। हाँ, तो लॉजिक्स वो बेसिकली कि सबके लिए आखिर तक कहाँ तक अपन सोच सकते हैं वहाँ तक, मतलब सबके लिए सहूलियत होना चाहिए, बरोबर होना चाहिए, ऐसा सोच के वो सब कंडीशंस डालते हैं। कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा हो जाता है, दैट्स फाइन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? परफेक्ट, ओके। आज के लिए यहीं रुकते हैं। एक बार सब लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे, ओके? चलिए, टेक केयर।